चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च का महत्व क्या है, रिसर्च क्यों किया जाता है और इसके पीछे इसका जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो क्या इम्पोर्टेंस है। कहता है कि कोई भी सिक्का जैसे आप देखते हैं तो सिक्का का दो पहलू होता है, तो रिसर्च का भी ठीक उसी तरीके से दो पहलू है। रिसर्च को जब आप शुरू करते हैं तो आप उसके पॉजिटिव थिंकिंग को लेके चलते हैं। जब आप रिसर्च शुरू करते हैं काम, तो थिंकिंग जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसका जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट निकल कर जो आता है ये आपके पॉजिटिव के अनुकूल भी हो सकता है और वो आपके प्रतिकूल भी हो सकता है। लेकिन फिर भी रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी डेटा एनालिसिस आज के ज़माने में बिना डेटा का आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते। डेटा चाहिए, एनालिसिस करने के लिए डेटा का होना ज़रूरी है। और ये डेटा तभी आपके पास आएगा जब आपको रिसर्च करने का पॉसिबिलिटी होगा। बिना पॉसिबिलिटी, बिना रिसर्च का आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि रिसर्च का महत्व क्या है, रिसर्च क्यों किया गया था। सबसे पहले कहता है कि ये खोज खोज मतलब बिल्कुल नया चीज, और नवीनीकरण मतलब इनोवेशन, रेन्यूअल जिसको आप कह सकते हैं। इनोवेशन तो बिल्कुल नया चीज को कहते हैं। यहाँ कहता है कि रिसर्च जो है वो खोज और नवीनीकरण का नेतृत्व करता है। नवीनीकरण का मतलब होता है कि फिर से जो आप रिन्यूअल कराते हैं, जैसे आप लोग स्कॉलरशिप का रिन्यूअल कराते हैं ना, ठीक उसी तरीके से होता है। तो एक बार जब आप उसमें काम कर लेते हैं, फिर दोबारा जब उस पर काम करते हैं, दैट इज रिन्यूअल। तो रिसर्च में वही चीज़ है, क्योंकि आपको पहले ही कहा गया था कि रीच और सर्च इक्वल टू रिसर्च। तो रिसर्च जो होता है वो खोजे हुए चीज़ को फिर से खोजने का काम करवाता है। रिसर्च जो होगा वो हमेशा खोजे हुए चीज़ को ही फिर से खोजने का काम होता है। बस अब की बार जो खोजा जाएगा वो कुछ सुधार करके खोजा जाएगा। इस बार जो आप खोजिएगा वो कुछ सुधार करके खोजिएगा, तो ये रिसर्च है। तो ये दो चीज़ करता है, एक खोज करता है बिल्कुल नया नया चीज़ के बारे में, ये अज्ञात चीज़ को खोजना चाहता है कि जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं है उसको भी खोजता है। और फिर नवीनीकरण भी करता है कि अगर कोई खोजा हुआ चीज़ है और उसमें किसी तरह का सुधार करना है, तो वो सुधार करने का भी काम करता है। इसलिए ये रिसर्च का पहला महत्व है। दूसरा है कि यह निर्णय लेने में ज़रूरी है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, अगर आपके पास कोई मौजूदा वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही है और उस परिस्थिति पर आपको कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेना पड़ता है। अगर सावधानी पूर्वक आप निर्णय नहीं लेंगे तो पूरा स्थिति जो है वो हौच पौच का हो जाएगा, और बगैर रिसर्च किए अगर आप कोई डिसीजन ले लेंगे तो हो सकता है कि आपका डिसीजन भी गलत हो जाएगा। तो डिसीजन के बारे में कहा है कि ये निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अगर आप वैक्सीनेशन का ही अगर एग्जाम्पल ले लीजिएगा अभी, तो पहले रिसर्च किया गया, उसके बाद उस पर डिसीजन लिया गया कि पहले पहले अबव 45 वाले को दिया जाएगा। तो रिसर्च किया गया, बहुत सारा रीजन होगा कि उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर होगा, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो कमज़ोर होगी, इसलिए उनको दवाई देना ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में ये देखा गया कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है, वो लोग कम इंटरेस्टेड है, वैसी स्थिति में दवाइयों को बेचना भी पड़ गया विदेश, जब विदेश में दवाई बेच दिया गया, तो बाद में जब ये देखा गया कि नहीं, उसके बजाय हम लोग ये कर लेते हैं कि 18+ वाले को दे दें, तो दवाई का फिर अब आपका शॉर्टेज भी होने लगा। तो ये डिसीजन कुछ ना कुछ आपको रिसर्च करके ही लेना पड़ता है। तो ये निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है। ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन वाले लोग हैं वो भी डिसीजन लेते हैं, सरकार है वो भी निर्णय लेती है, जो भी शोध के उपकरण है उनके पास, वो दिन प्रतिदिन के डिसीजन के लिए रिसर्च करती है। तीसरा कहता है कि ये प्रवृत्ति की पता लगाने में सहायता करता है। प्रवृत्ति क्या है? भविष्य। भविष्य में कुछ कुछ भी हो सकता है। भविष्य के लिए आपको अपने आप को ताकतवर बना के रखना होगा। भविष्य के बारे में कुछ भी अगर भविष्यवाणी हुई है तो उसके बारे में आपको अपनी क्षमता को विकसित करना होगा, और उसके लिए रिसर्च ज़रूरी है। जैसे अभी आप के जो साइंटिस्ट है वो अगर कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी और थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो अभी जो रिसर्च आया है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, उसके लिए आप अपना मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। भविष्य के लिए आप अपना मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं कि इन फ्यूचर आप क्या कीजिएगा बच्चों को बचाने के लिए। सेकेंड वेव तो चला गया, उसमें दो टाइप के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। थर्ड वेव में अगर बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे तो उसके लिए रिसर्च जो आया है वो रिसर्च के अकॉर्डिंगली आप अपना प्रवृत्ति, आप अपना भविष्य को मजबूत कीजिएगा। जो व्यवसाय वाले लोग होते हैं वो भी अपना चक्र को इसी तरह से मजबूत करते हैं। व्यवसायिक लोग को ये पता हो जाता है
कि महाराष्ट्र में मौसम बहुत ख़राब हो गया है, तो हो सकता है कि वहाँ से संतरा आना बंद हो जाए, वहाँ से नाशपाती आना बंद हो जाए, वहाँ से प्याज आना बंद हो जाए। अगर वैसा उनको लगता है, भविष्य का फोरकास्टिंग कर सकते हैं, तो ये रिसर्च ही बताता है और रिसर्च के थ्रू अपना वो प्रवृत्ति का डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सामाजिक विज्ञान भी अनुसंधान पर निर्भर है। जो सोशल साइंस है वो भी कहीं ना कहीं रिसर्च पर डिपेंड करता है। तो सोशल साइंस में क्या है, सोशल साइंस है क्या? सोशल साइंस कहता है कि ये सामाजिक संबंध है, जो समाज होते हैं उसके विभिन्न तरह के आयाम होते हैं, वही है सोशल साइंस। और सामाजिक जो संबंध है उसकी गतिशीलता को मूवमेंट करने के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए, उसका जो मूवमेंट है उसको बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग शोध का प्रयोग करते हैं, रिसर्च का प्रयोग करते हैं। और ये शोध कई बार अगर गलत हो जाए तो सामाजिक मान्यताएं भी खत्म हो जाती है, सामाजिक प्रयोग भी खत्म हो जाते हैं। तो ये कर्मचारी के काम करने की क्षमता, काम के पर्यावरण इत्यादि पर निर्भर करता है। लास्ट वन कहता है कि यह सरकार की नीति बनाने में सहायता करता है। शोध जो है वो सरकार की नीति बनाने में सहायता करता है। सरकार बहुत सारे अपनी पॉलिसी बनाती है, और सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए बहुत कुछ उसको सावधानी पूर्वक डिसीजन लेना पड़ता है, और ये डिसीजन लेने के लिए रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि हर फरवरी के लास्ट वीक में सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो जब बजट पेश किया जाता है तो उसके पहले वो बहुत तरह का रिसर्च करती है। बजट है क्या? बजट है कि आपके पूर्व के आमदनी को भविष्य में कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, इसके लिए ही एक बजट तैयार किया जाता है कि आपकी ये आमदनी होगी और इस आमदनी से यहाँ यहाँ पर आपको खर्च करना है। तो इसके लिए रिसर्च करना जरूरी है कि भविष्य में आपका खर्च कहाँ कहाँ होगा। जैसे बिहार सरकार है, उसको ये रिसर्च करना पड़ता है कि अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ से कितनी परेशानियां बढ़ेगी और वहाँ पर क्या क्या खर्च करना पड़ेगा। अगर उनको रिसर्च में ऐसा लगता है कि इस बार बाढ़ की संभावना कम है, तो वो अपने रिसर्च के अनुसार से कम खर्चा करने के लिए तैयारी करते हैं। अगर उनको लगता है नहीं बहुत अधिक बारिश होगी, बहुत अधिक बाढ़ आएगा, बहुत अधिक खर्च करने पड़ेंगे, बहुत अधिक जान माल का नुकसान होगा, बहुत अधिक परेशानियां होगी, वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उसके अनुसार से वो खर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना होता है उसके पहले गवर्नमेंट के जितने भी ह्यूमन बॉडी है, जो भी मानव संसाधन संबंधित लोग जो है, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस करने वाले जो लोग हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं कि रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके सरकार को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि ये भविष्य में ये चीज़ में खर्च होना है। वो ट्रेड यूनियन से बात करते हैं, वो किसान वाले यूनियन से बात करते हैं, जो फार्मर लोग का यूनियन उससे बात करते हैं। वो अभी आप देखेंगे कि नीति आयोग बना है, वो नीति आयोग भी इस पर ज़्यादा काम करती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं उसका भी ज़्यादा इसमें योगदान होता है। तो ये सारे लोगों से मिलकर वो अपना रिसर्च करती है, और रिसर्च करके वो अपना रिजल्ट देती है, और फिर उस रिजल्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो मैक्सिमम सक्सेसफुल पॉलिसी होती है। अगर कोई पॉलिसी उनकी गलत हो जाती है तो वो गवर्नमेंट ही अनसक्सेसफुल मान लिया जाता है कि ये गवर्नमेंट को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, लोग ऐसा मान लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को निर्णय लेने के लिए क्षमता बनाता कौन है? उसको बनाता है तो उसका कोई रिपोर्ट बनाता है, जो रिपोर्ट आता है वही उसको डिसीजन लेने के योग्य बनाता है। तो यही है लगभग लगभग आपकी 5 सिग्निफिकेंस या 5 इम्पोर्टेंस, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि इम्पोर्टेंस क्या है, एक रिसर्च का इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रकार। वैसे तो किताब में रिसर्च के बहुत अधिक प्रकार दिए गए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रकार वैसे बहुत आपकी किताब में लगभग 10-12 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो टाइप्स होता है रिसर्च का वो बेसिकली 2 होता है। पहला जो टाइप होता है वो कहलाता है क्वालिटेटिव रिसर्च, और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में अंतर क्या है, हम लोग बाकी को भी पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट अगर पार्ट्स है रिसर्च का तो 2 पार्ट है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। अब हम लोग आज देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या अंतर है। तो पहले तो हम लोग आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वो बिल्कुल संख्या से दूर रहता है,
वैसे आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर कोई भी रिसर्च करना है और उसमें डेटा का अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, आंकड़ों का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो रिसर्च उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। कोई भी रिसर्च तभी ऑथेंटिक होता है जब उसमें आंकड़ा हो, उसमें अंक हो। बगैर अंक और बगैर आंकड़ा का किया हुआ रिसर्च शायद उतना ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है। अगर हम ये कह दें कि सरिया के लोग जो है वो अधिकतर शिक्षित है, ये अगर ये रिसर्च आया, तो ये अगर रिसर्च आया कि सरिया के लोग जो अधिकतर है वो शिक्षित है, तो ये रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च ये है कि अच्छा, अच्छा मतलब ये क्वालिटी है। और अधिकतर लोग शिक्षित है, ये अधिकतर लोग शिक्षित है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्वालिटी है सरिया के लोगों की, यहाँ के अधिकतर लोग शिक्षित है, ये क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पर ये कोई डेटाबेस आपको नहीं नजर आ रहा है। डेटाबेस नजर नहीं आ रहा है तो हम ये मान के चल गए कि अधिकतर लोग यहाँ पर शिक्षित है। ये क्वालिटी है। क्वालिटेटिव, ध्यान दीजिए, क्वालिटेटिव ये क्वालिटी है, अच्छा बुरा लंबा चौड़ा, ये सब जो वर्ड है ये क्वालिटी है, जिसमें कोई अंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो ज़्यादातर तथ्य पर आधारित होता है, आंकड़ों पर कम आधारित होता है। इसमें कोई आप डिसीजन लेने के बहुत बहुत नज़दीक नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक मतलब क्या कहा जाए कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ जटिलता अधिक होती है। डिसीजन लेने में आप ज़्यादा जटिल महसूस करेंगे और समझने में भी ज़्यादा जटिल महसूस करेंगे। नेचुरली आप अपने जीवन में देखिए कि अगर हम कहते हैं, सिंपल एक लैंग्वेज में कहते हैं कि दीपक बहुत लंबा है, और अगर हम कहते हैं कि शीला बहुत छोटी है, ऐसा अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि दीपक बहुत लंबा है, शीला बहुत छोटी है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। अगर हम ये कह दें कि दीपक 6 फुट लंबा है, शीला 5 फुट छोटी है, तो ये क्या होता है, ये कन्फ्यूजन को बिल्कुल एकदम क्लियर कट हटा देता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आंकड़ों का कम यूज किया जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, तथ्य अधिक पेश किए जाते हैं, रेफरेंसेस अधिक दिए जाते हैं। वहाँ पर कहा जाएगा कि अच्छा ज़्यादा है, बुरा ज़्यादा है, लंबा ज़्यादा है, चौड़ा ज़्यादा है, नाटा ज़्यादा है, ये सब वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है, इसमें बिल्कुल डेटा पर काम किया जाता है, और डेटा को प्रूव्ड भी किया जाता है, और डेटा का एनालिसिस भी किया जाता है। बहुत तरह का इसमें मेथड है डेटा को एनालिसिस करने में। अगर हम ये आंकड़े के साथ कह दें कि सरिया के टाउन के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 70% लिटरेट है, अगर हम कह दें कि सरिया रूरल एरिया का जो स्टूडेंट है वो लगभग 50% लिटरेट है। अब देखिए यहाँ पर जब डेटा के साथ हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज के साथ बात कर रहे हैं, कोई अंक का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो आंकड़ा होगा वो आंकड़ा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब ये संख्यात्मक रिसर्च है। यहाँ पर जो रिसर्च हुआ वो संख्या के साथ रिसर्च हुआ है। हम ये कह लें कि सरिया के मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया नहीं है, ये बात अगर कह लें तो ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया कि सरिया के मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया। अगर हम ये कहें कि सरिया की टोटल आबादी 10 लाख है, उस 10 लाख में अभी मात्र 5,000 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, ये डेटा बिल्कुल समझ में आने लायक है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव, कि अगर हमने ये कहा अंक के साथ अगर कहा कि यहाँ पर 5,000 लोगों, अगर सरिया की कुल आबादी 10 लाख और 10 लाख में 5,000 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के आधार पर आया है। और एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें हम ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो दो तरह का रिसर्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे रिसर्च के बहुत प्रकार है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो दो पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो तथ्य पर होता है, फैक्ट पर होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, भला होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, ये सब का रेफरेंस इसमें ज़्यादा होता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें ये चीज़ का समावेश कम होता है, और उसमें डेटा का ज़्यादा यूज होता है, स्टैटिस्टिकल डायग्राम का ज़्यादा यूज होता है, स्टैटिस्टिकल टूल का ज़्यादा यूज होता है, स्टैटिस्टिकल ग्राफ का ज़्यादा यूज होता है। तो जितने भी सांख्यिकी रिसर्च होते हैं वो सारे के सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च में आते हैं, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़्यादा अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो ये मोर ऑथेंटिकेटेड होते हैं। इनका ज़्यादा लोग यूज करना चाहते हैं, और ज़्यादा इसको समझने में ज़्यादा आसान होता है। अगर कोई रिसर्च की इस तरह से पेश किया जाए तो ज़्यादा समझने में आसान होता है। अगर आप कभी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किए होंगे, तो उसमें दिखेगा कि प्रतिदिन कोरोना का ग्राफ आपको दिखाता है कि किस तरीके से कोरोना की जनसंख्या संख्या जो है वो देश में बढ़ती जा रही है, किस स्थिति से बढ़ रही है, किस रैपिडली रेट से बढ़ रही है, किसी रैपिडली रेट से डाउन हो रही है।
तो वहाँ पर भी आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, पूरे देश का एक चार्ट प्रस्तुत कर दिया जाता है, पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का जितना कोरोना पेशेंट है उसका ग्राफ आ जाता है। जब ग्राफ को आप देखिएगा तो वो ग्राफ बिल्कुल आपको इजी वे में पसंद आएगा। क्या कभी आप लोग ग्राफ देखे उस तरह का? कोई स्टूडेंट है जो ऐसा ग्राफ आप लोगों ने देखा हो? यस सर, देखिए। यस सर। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ग्राफ कैसा होता है, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि जैसे देखिए ये एक रिसर्च है, ये रिसर्च देख पा रहे हैं आप लोग? दिख रहा है स्क्रीन पर रिसर्च? यस सर। ये देखिए अंक है। अब इस अंक में बहुत तरीके से अंक है। यहाँ पर जो अंक है वो बहुत तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि झारखंड की आबादी कितनी है, झारखंड में कितने लोगों को वैक्सीनेशन अवेलेबल हुआ है, कितने लोग डेथ किए, कितने लोग रिकवर किए, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया ना कि ये भी है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अंक हो गया, थोड़ा सा उलझपूर्ण हो गया। और अगर इसको बहुत अधिक शॉर्ट में आपको समझना है तो शॉर्ट में देखिए, ये देखिए आपको एक ग्राफ यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपको दिखा रहा है कि पहले नीचे से ऊपर गया, ऊपर काफ़ी तेज़ी से गया, उसके बाद वो धीरे से पैरेलल होते हुए मूवमेंट की तरफ आ रहा है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये एक ग्राफ प्रेजेंट किया। लेकिन इससे भी अगर आपको ज़्यादा अच्छा समझना है तो ज़्यादा अच्छा समझना है तो देखिए इस तरह का ग्राफ देखिए। अब इसमें आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पहाड़ बना था, किस तरह से पहाड़ बना था। अब मई के महीने में कितनी रैपिडली रेट से कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ी थी, और वो फिर जून के महीने में देखिए कि थोड़ा थोड़ा डाउन होने की तरफ जा रहा है। तो सबसे अंतिम जो ये तीसरा जो तरीका है, ये बहुत सुटेबल आपको समझा दिया, बहुत आसानी से आप इसमें समझ गए। लेकिन जो दूसरा तरीका था, ये जो था, ये तरीका उतना नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा हमको लग रहा था कि पता नहीं ये सांप की तरह बना हुआ है, क्या बना हुआ नहीं बना हुआ है। और इसके पहले जो था अंक, तो इतना इतना जो अंक है, इस अंक को देखेंगे तो बाबा रे मेरा तो माथा खराब हो जाएगा, इतना अंक हम कहाँ से समझेंगे, कि इतना आबादी कहाँ से आया, कितना रिकवर हुआ, कितना डेथ हुआ। तो आप जिस चीज़ को जितना अच्छा तरीके से समझ सके, क्वालिटेटिव रिसर्च वही सक्सेसफुल रिसर्च माना जाता है। आके यहाँ भी डेटा एनालिस्ट जो भी होंगे, जो भी डेटा एनालिस्ट रिसर्चर होंगे, वो सब इस पर काम किया होंगे। आप अपने ही जिला गिरिडीह में चला जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ाई होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, कि किस तरीके से रिसर्च करने के बाद उस डेटा को कैसे आप प्रेजेंट करें कि लोग अच्छे से अच्छे तरीके से समझें। थोड़ा बहुत आप इसको स्टैटिस्टिक्स में पढ़े भी हैं कि कैसे मीन को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे मीडियन को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे मोड को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे हिस्टोरिकल डायग्राम बनाया जाता है, कैसे वर्टिकल डायग्राम बनाया जाता है, कैसे पाई चार्ट बनाया जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ आप थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ है कि आप पहले क्वांटिटी तैयार कीजिए और उसको फिर प्रेजेंटेशन तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो भी लोग को सुटेबल तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन पहले क्वांटिटी तो आप तैयार कीजिए, अंक तैयार कीजिए, और अंक तैयार करने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ता है बजाय क्वालिटेटिव रिसर्च के। क्वालिटेटिव रिसर्च में लोग थोड़ा बहुत बाया दाया भी बोल के चल जाते हैं तो उतना पता नहीं चलता है। हमने यह पाया कि चंद्रमार्नी के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, बाजार के लोग अधिक पढ़े लिखे हैं, छठ की श्रेया के लोग ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, बलिडी का लोग कम पढ़ा लिखा है, ये सब ऐसा बोल के हम लोग पार कर जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता है। लेकिन अगर आंकड़ा के साथ बोले कि बलिडी में 10,000 आबादी है, 10,000 में 3,000 पढ़ा लिखा है, 7,000 अनपढ़ है, तो ये बिल्कुल आंकड़ा के साथ होता है। तो ये दो तरह का जो रिसर्च है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसर्च है। लेकिन और भी इसके साथ रिसर्च है, वो भी हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषक अनुसंधान। ये अनुसंधान जो होता है वो डेटा को मतलब प्यूरिटी देने के लिए काम करता है, जो शुद्धता है वो शुद्धता देने के लिए काम करता है, कि मुद्दा को जो है वो स्पष्ट कर रहा है, आपका जो मुद्दा है उसको वो स्पष्ट करेगा। संभावित विकास का जो क्षेत्र है और साइंटिफिक क्षेत्र का जो अनुसंधान है उसको प्यूरिटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि आपने जो रिसर्च किया है उसको आप डिस्क्रिप्टिव मतलब एक याद कीजिए कि जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो एक डिस्क्रिप्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, इस तरह से अलग अलग तरीके का आप आंसर देते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में होता है कि बिल्कुल जो आंसर होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है विस्तृत रूप में, माने जो भी आप पाए हैं उसको आप डिटेल में आप उसको लिखते हैं, जो भी आप पाए हैं
उसको आप डिटेल में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो रिसर्च का जो आपके पास आंकड़ा तैयार होता है उसका पूरा डिटेल एनालिसिस आप करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब जिसको बोलते हैं ना, उसी से बनता है डिस्क्रिप्टिव, उसका बिल्कुल एनालिसिस होता है, डिटेल्स। नेक्स्ट होता है कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च का मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा हुआ रहेगा। व्हाट, हाउ, वेयर, वेर, वाई वगैरह वगैरह। यहाँ जब रिसर्च होता है तो इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरह, इस तरह का ज़्यादा यूज किया जाता है। जब इस तरह का वर्ड का आप ज़्यादा यूज करिएगा तो उसको कहते हैं कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च में हमेशा कारण का संबंध प्रयास किया जाता है, हमेशा कारण को निकाला जाता है कि क्यों ये घटना हुई, कब ये घटना हुई, कैसे ये घटना हुई, कहाँ ये घटना हुई। अब देखिए ये सब जितना उत्तर निकलता जाएगा रिसर्च उतना आपका सुटेबल होता जाएगा। रात के 10:30 बजे ये घटना हुई, सरिया के बाजार में ये घटना हुई, 4 अपराधी आए थे, 2 अपराधी ने गोली चलाई, 2 अपराधी ने किसी का किडनैप किया वगैरह वगैरह। ये सब डेटा के साथ आ रहा, तो वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ वगैरह वगैरह। तो यही है कैजुअल रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च हमने बता दिया, क्वालिटेटिव रिसर्च बता दिया। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च का हिंदी होता है ऐतिहासिक अनुसंधान। कोई भी अनुसंधान जो पिछली घटनाओं पर आधारित है, जो अतीत की ओर जाता है, भविष्य की ओर नहीं अतीत की ओर जो जाता है, उसी को कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। ये बिल्कुल पिछली घटनाओं पर आधारित एक्सप्लेनेशन होता है। नेक्स्ट होता है प्योर और बेसिक रिसर्च। कहता है कि लोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो शोध करते हैं, अपना जो ज्ञान बढ़ाना है और ज्ञान बढ़ाने के लिए जो शोध करते हैं उसी को कहते हैं प्योर या बेसिक रिसर्च। इसमें थोड़ा टाइम दिया जाता है, थोड़ा प्योरिटी दिया जाता है, थोड़ा गहनता मतलब डीपली सोचा जाता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर को देखा जाता है। तो ये हो गया प्योर या बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट है कोलाबरेटिव रिसर्च। कोलाबरेटिव रिसर्च का मतलब होता है कोलाबरेट करना। कोलाबरेटिव, कोलाबरेट करने का मतलब होता है कि क्लबिंग करना। बहुत सारे डिसीजन को कोलाबरेट करके एक डिसीजन निकाला जाता है या उसका एनालिसिस किया जाता है। कोलैबोरेटिव रिसर्च जो होता है वो सहयोग की भावना से एक संकाय को दूसरे संकाय से, दूसरे संकाय को तीसरे संकाय से, तीसरे को दूसरे से, इस तरह से करता है। जैसे फेसबुक क्या है, फेसबुक जो है ये भी कोलैबोरेटिव रिसर्च है। फेसबुक का अगर जब आप होम पेज देखिएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि 6-7 आदमी 10 आदमी का फोटो बना हुआ है, मतलब मुंडी बना हुआ है, सिर्फ फेस का सिंबल दिया हुआ है। एक को दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, दूसरे को पहले के साथ लिंक कर रहा है, तीसरे को चौथे से, पांचवें को छठे से, ऐसा ऐसा एक दूसरे के साथ वो रिसर्च कर रहा है। दैट इज कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मतलब क्लबिंग किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ में उसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो हो गया कोलैबोरेटिव। तो कोलैबोरेटिव रिसर्च जो होता है वो बड़ा महंगा होता है और बड़ा पेचीदा होता है। जब आप एक तरफ रिसर्च करने जा रहे हैं तो दूसरा तरफ का रिसर्च रोक देगा, दूसरा करने जा रहे हैं तो तीसरा को रोक देगा, तीसरा करने जा रहे हैं तो चौथा सक्सेस हो जाएगा, चौथा सक्सेस होने जा रहा है तो पता चला उसका पहला के साथ लिंकेज नहीं है, पहला के साथ लिंकेज नहीं है तो दूसरे के साथ वो सेटअप नहीं कर रहा है, बड़ा वो घोच पोच हो जाता है। लेकिन कोलैबोरेटिव रिसर्च में बहुत अधिक मात्रा देना पड़ता है और बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है, तो यही कहलाता है कोलैबोरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिशनर रिसर्च। प्रैक्टिशनर रिसर्च में क्या होता है कि ये जो पहले के ज़माना में जो शैक्षिक शोधकर्ता होते थे, जो शैक्षणिक शोधकर्ता होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में जो यूज करने वाले शोधकर्ता होते हैं, वो पेशेवर होते थे, प्रोफेशनल होते थे, और वो लोग बेसिकली प्रैक्टिशनर रिसर्च की तरह काम करते थे। उसके बाद और एक दो आते हैं इंपेरिकल रिसर्च वगैरह है, तो उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इतने आपके टाइप्स होगा रिसर्च के। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ रिसर्च। रिसर्च का स्कोप क्या है, रिसर्च का कोई स्कोप है या बगैर स्कोप के ये रिसर्च है। तो ये तो कहना बिल्कुल 100% सही होगा कि रिसर्च जो है वो बिना स्कोप का हो ही नहीं सकता। और रिसर्च का जितना अधिक आज के ज़माना में इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, शायद आप इसकी कल्पना नहीं कर पाइएगा, अभी तत्काल तो नहीं कर पाइएगा। और वास्तविक जीवन में जब आप रिसर्च के क्षेत्र में घुसिएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रूप में, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसका क्या मजा है काम करने में और क्या इसका यूज है। डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है आंकड़ा। इंडिया जीत गया, इतना सिंपल बोल देना कि इंडिया जीत गया, या न्यूजीलैंड कल जीत गया इंडिया हार गया वगैरह वगैरह, ऐसा बोल देना। ये सब रिसर्च नहीं है। इंग्लैंड 4 विकेट से जीता या 5 विकेट से जीता या 10 रन से जीता, ऐसा बोलकर अगर आप कोई डिसीजन देते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो ज़्यादा क्यूरेटिव होता है।
तो रिसर्च का स्कोप क्या है? रिसर्च का स्कोप में पहला कहता है सबसे पहले कि ये मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च जो है वो मैनेजमेंट के लिए स्कोप है इसका। मैनेजमेंट के जितने भी बॉडी होते हैं सब लोग डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट की जो बॉडी है वो डिसीजन लेते हैं। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर टाइम टू टाइम अपना इनपुट को लेता है, लोगों से इनपुट को लेता है और उस फीडबैक के आधार पर वो अपना डिसीजन लेता है। हम लोग भी कॉलेज में क्या करते हैं, आप लोग से फीडबैक भरवाते हैं और उस फीडबैक को भरवा के उसमें देखते हैं कि किस बात को मैक्सिमम स्टूडेंट ने पाया कि ये कमी है। कोई अगर बात है और किस बात को ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को कमी महसूस हो रहा है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उस डिसीजन को लिया जाए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। अगर अभी किसी स्टूडेंट ने, मान लीजिए कि हम लोगों के फीडबैक में ये बहुत ज़्यादा ये पता चला कि पानी की थोड़ी सी दिक्कत है गर्ल्स के लिए, तो पानी की अगर दिक्कत है तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि एक फ़िल्टर लगा दिया जाए गर्ल्स कॉमन रूम में। तो आपके कॉमन रूम में एक फ़िल्टर लग गया, संयोग हो गया कि आप उसका यूज़ नहीं कर पाए, लॉकडाउन लग गया इसलिए आप उसका यूज़ नहीं कर पाए, तो प्योर चिल्ड वाटर के लिए आपका एक फ़िल्टर लगा दिया गया वोल्टास का, ताकि आपको ठंडा पानी और स्वच्छ पानी उससे मिल सके। तो ये रिसर्च होता है। रिसर्च करने के लिए कि मैनेजमेंट जब डिसीजन लेता है तो डिसीजन लेने से पहले फीडबैक लेता है और फीडबैक लेने के बाद ही वो डिसीजन देता है कि हाँ क्या दिक्कत है, क्या कमी है, क्या परेशानी है और मैक्सिमम लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, तो वो चीज़ को करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट होता है आउटपुट के लिए रिसर्च करना। आउटपुट मतलब उत्पादन करना। तो कोई भी अगर नया उत्पादन आपको करना है, कोई भी अगर नया उत्पादन करना है तो उसके लिए भी रिसर्च का होना जरूरी है। पहले के ज़माना में सिर्फ साबुन बिका करता था, पहले के ज़माना में साबुन बिकता था, शैम्पू बिकता था। अब आज के ज़माना में देखिए जैसे ही बीमारी आया और लोगों को ये बोला गया कि नहीं आप लोग दिन भर में 4 बार 5 बार हाथ धोते रहिए, तो ये रिसर्च से निकल के आएगा कि इसका मतलब कि तो हैंड वाश भी अगर उत्पादन किया जाए तो इसका भी बिक्री बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ये रिसर्च आ गया और अभी साबुन से ज़्यादा पता चले हैंड वाश ही बिकना शुरू हो गया। रिसर्च बताया तो ये आउटपुट करने के लिए प्रमोट किया, रिसर्च ही आपको था कि आप उसको आउटपुट करने के लिए प्रमोट हुए। अगर रिसर्च नहीं होता तो आप कैसे जाते हैं कि हाँ हैंड वाश का भी यूज करना, बहुत कम लोग पहले यूज करते थे, सैनिटाइजर का भी बहुत कम लोग यूज करते थे, जनरली लोग साबुन से ही हाथ धो लेते थे, कौन सैनिटाइजर इतना यूज करता था, किसको पता था? डॉक्टर के क्षेत्र में, खाली मेडिकल के क्षेत्र में यूज होता था। लेकिन अब इसका आउटपुट बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, क्यों? क्योंकि इसकी खपत बढ़ गई, इसका यूज बढ़ गया। ऐसा होने लगा कि कभी कभी तो आपको सैनिटाइजर ब्लैक में मिलने लगा। कौन कहता था कि सैनिटाइज घर को करना पड़ता है, मशीन बिकता है उसका, इस तरह से उस तरह से होता है, ये सब कोई नहीं जानता था। लेकिन रिसर्च आया, आउटपुट आया, इनपुट आया तो उसके लिए आउटपुट तैयार हुआ। नेक्स्ट होता है पर्सोनल मैनेजमेंट। जो पर्सोनल मैनेजमेंट जो कार्मिक विभाग होता है उसमें भी रिसर्च का यूज किया जाता है। कार्मिक विभाग क्या करता है कि अपने कर्मचारी के बारे में बिल्कुल जानना चाहता है कि कर्मचारी कितने उम्र तक दक्ष रहेंगे काम करने के लिए, जितने उम्र तक दक्ष रहेंगे उतने उम्र तक की इसकी नौकरी की कैपेसिटी दी जाएगी, अगर उसके बाद भी दक्ष रहेंगे तो इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। जैसे वर्तमान में आप देखिएगा कि झारखंड सरकार ने रिसर्च किया कि उनके पास कितने डॉक्टर हैं और कोरोना काल में कितने डॉक्टर की ज़रूरत हुई। प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर है वो तो अंडरग्राउंड हो गए, वो तो गायब हो गए, वो कहते हैं कि हम इलाज ही नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी कैपेसिटी, आप इलाज नहीं कीजिएगा, लेकिन सरकार तो इनकार नहीं कर सकते हैं इलाज करने से। सरकार को तो इलाज करेगा, करवाना पड़ेगा, क्योंकि इलाज जो है, स्वास्थ्य सेवा जो है वो एक बुनियादी सेवा, और बुनियादी सेवा देना सरकार का कर्तव्य है। तो सरकार जब बुनियादी सेवा उपलब्ध कराएगी तो डॉक्टर की उससे कमी महसूस हुई, सरकार को ऐसा लगा कि उसके पास उतने डॉक्टर नहीं है जितने डॉक्टर झारखंड के लोगों के इलाज करने के लिए चाहिए। तो सरकार ने ये रिसर्च के आधार पर डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? अभी आपको पता होगा कि सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग मार्च 2022 तक अगर कोई डॉक्टर रिटायर भी हो रहे हैं उसके पहले, तो हम लोग उनको रिटायर नहीं करेंगे। सीधा सीधी अब सीधे 2022 मार्च के बाद ही कोई भी डॉक्टर रिटायर होंगे। यानी कि अभी अगर कोई जून में, जुलाई में, अगस्त में कोई डॉक्टर अगर रिटायर भी हो रहे होंगे 2021 के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, तो वो डॉक्टर रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि थर्ड वेव आएगा और प्राइवेट डॉक्टर या तो बहुत अधिक पैसा लेंगे और या तो फिर वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, वो इलाज ही नहीं करेंगे। तो फिर ये बुनियादी सेवा सरकार किसके द्वारा उपलब्ध कराएगी? और उतने डॉक्टर तो प्रोडक्ट हो नहीं रहे, तैयार हो नहीं रहे, इसलिए उनकी कैपेसिटी का यूज किया जाए और मार्च 2022 तक डॉक्टर को रिटायर नहीं करेंगे। तो ये भी एक कार्मिक पर्सोनल है, पर्सोनल मैनेजमेंट का ये डिसीजन है। नेक्स्ट होता है फिनेंशियल। फिनेंशियल डिसीजन लेने में भी रिसर्च का यूज होता है। फिनांस तो बहुत बड़ा मैटर है, फिनांस सबसे बहुत मूल मैटर है, चाहे वो घर का आपका फिनांस का मैटर हो, चाहे किसी संस्था का फिनांस का मैटर हो,
या किसी सरकार का फिनांस का मैटर हो या पूरे देश का फिनांस का मैटर हो, फिनांस का मैटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार को अभी लगा कि कोरोना आने वाला है, तो कोरोना के लिए जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सरकार ने अधिकतर रिसर्च का यूज करते हुए सारे पैसे अधिकतर उधर लगाना शुरू कर दिया और बाकी सेक्टर में उसने खर्च को कम कर दिया। अभी आप देखिएगा पुल नहीं बन रहा है, अभी आप देखिएगा रोड नहीं बन रहा है, अभी आप देखिएगा पुलिया नहीं बन रहा है, अभी आप देखिएगा तालाब नहीं बन रहा है। ये सब काम पर रोक लगा दिया गया क्योंकि सरकार को ये लगा कि हमारा फिनांस अगर इस सेक्टर में चला जाएगा तो अभी जो इमरजेंट यूज जिस सेक्टर में करना है उस सेक्टर में हम अपना पैसा का इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे। तो ये रिसर्च के आधार पर पता चला कि उनको सरकार को लगा कि जो अभी इम्पोर्टेंट नीड नहीं है वैसे नेसेसिटी को ड्रॉप कर दिया जाए, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर दिया जाए यूज करने के लिए या उसका निर्माण करने के लिए, और हमको जो तत्कालीन व्यवस्था के रूप में चाहिए, ऑक्सीमीटर चाहिए या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चाहिए या बेड चाहिए, तो सरकार ने अपना फाइनेंस उधर मूव करवा दिया और इधर उसने अपने फाइनेंस को ड्रॉप डाउन कर दिया। नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में भी रिसर्च का यूज किया जाता है। अभी आप देखिएगा जो स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं वो भी अकाउंट्स का एक पार्ट है और वहाँ भी रिसर्च का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केट और मार्केटिंग आप पढ़े होंगे सेमेस्टर 5 में। मार्केट अलग चीज़ होता है और मार्केटिंग अलग चीज़ होता है। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक खास प्लेस है जहाँ पर आप लोग जाते हैं, सामान को खरीदते हैं। और मार्केटिंग तो वो शुरू से लेके उत्पादन की प्रक्रिया से लेके अंतिम उपभोग तक की प्रक्रिया मार्केटिंग में आती है। तो मार्केटिंग में भी रिसर्च का यूज किया जाता है। बहुत तरीके से रिसर्च यूज होता है। कोई कपड़ा दुकान आप देखिएगा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोई कपड़ा दुकान अच्छा सामान लाकर भी सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारा रीजन हो सकता है। किसी का परचेजिंग कैपेसिटी इतना अच्छा है कि वो इतना सामान ले आया है कि आराम से वो सामान को बेच ले रहा है। किसी का परचेजिंग कैपेसिटी इतना बुरा है कि वो बहुत बढ़िया दुकान खोल कर भी और सामान अवेलेबल नहीं करा पा रहा है कस्टमर को, तो वो नहीं बेच पा रहा है। उसने रिसर्च नहीं किया सही से, मार्केट को नहीं ढूंढा सही से कि कहाँ से हम सामान को खरीदें, कहाँ सामान को बेचें, कहाँ दुकान को हम स्टेबल करें, कहाँ दुकान को हम लगाएं। ये सब चीज़ वो नहीं कर पाया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखें कि इस एरिया में रिसर्च का स्कोप है। तो कुल मिला के आज हम लोग कर लिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या है और रिसर्च का स्कोप